पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक ए और बी दो वेक्टर ले लिए थे। तो वेक्टर ए अगर मैंने ले रखा है, सपोज ये मैंने वेक्टर ए ले रखा है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए था, तो मैंने ये आपके पास एक कलेक्शन है ऐसा समझिए, ठीक है। एस इक्वल टू आपके पास एक कलेक्शन है जिसमें दो वेक्टर हैं ए और बी, और अब आपने इनकी मदद से नया सेट डिफाइन करना है टी, जिसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर हो। तो आपने एक तो ए ले लिया था, दूसरा क्या लिया था याद है? सर हाँ जी। सर कभी कभी आवाज एकदम कम हो जा रही है। क्या ये प्रॉब्लम और बच्चों को भी आ रही है? नो सर। नो सर। यार तो लोकल नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है भाई, मैं वैसे भी टेक्निकल मामलों में अनपढ़ आदमी हुआ, गौरव तो मेरे बस का कुछ है नहीं। यस सर। आप कहें तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ, मैक्सिमम मुझे इतना ही आता है बस। अभी ठीक आ रही है आवाज? यस सर, अब सही आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा तो बच्चों, ए के परपेंडिकुलर कल अगर आपको याद हो, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर था ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। इस वेक्टर के बारे में याद है आपको, ये क्या क्या लिखा था आपने? अरे भाई किसी ने भी नोट नहीं किया है क्या? नोट किया है तो कॉपी पे यस होगा। सर। सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक मिनट, हाँ मैं वही चाह रहा था कि ट्राइंगल लॉ लगाएंगे आप तो बी आ जाएगा। एक मिनट, अब कर्सर कहाँ चले गया? हम्म, वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी, यस और सर, ए डॉट बी। ए आना चाहिए, यही था। यस सर, अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, तुम ये बी माइनस है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये उतना अच्छा नहीं लिख पाया। तो आपने दो वेक्टर थे और उनसे नए वेक्टर बनाए, एक तो पुराना ही था, एक नया बना दिया। अंतर क्या है? जो अब ये टी के वेक्टर हैं आपस में, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं? क्योंकि आपका एक वेक्टर तो ए है, एक वेक्टर कौन सा है अभी? ए। दूसरा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्रिकली भी आपको दिख ही रहा होगा। इतना समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब अगर मुझे कुछ वेक्टर्स दिए जाएं तो मैं उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यही काम जनरलाइज कर दें और डॉट प्रोडक्ट की जो इनर प्रोडक्ट ले लें, तो बच्चों यही काम ग्रैम स्मिथ ने किया है। तो ये ग्रैम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस आज का टारगेट है। ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्थोगोनलाइजेशन में जेड की जो एस भी लिखा जाता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर वही दोनों इंग्लिश का डिफरेंस है। वो आप एस लिखें जेड लिखें, ठीक है। तो ये थ्योरम से ज्यादा प्रोसेस हम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है। मतलब ये थ्योरम कंसेप्चुअली तो आपको बताती है, साथ में मेथड भी देती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। तो बाकी थ्योरम एग्जिस्टेंस थ्योरम होती है कि ऐसा होगा कह देती है, कैसे होगा ये नहीं बताती कई बार। तो एवरी
फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब है एक वेक्टर स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हो। इनर प्रोडक्ट स्पेस has an orthonormal basis. ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो प्लीज वेक्टर स्पेस है उसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन है तो उसका नाम इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। फाइनाइट डायमेंशन है मतलब बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो फिर इसका एक बेसिस ऐसा हमेशा निकाला जा सकता है जो ऑर्थोनॉर्मल हो, जिसका हर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो और कोई भी दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0। बेसिकली जब मैट्रिक्स में आप यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके कॉलम वेक्टर सोचिएगा, वो सभी के सभी आपस में स्टैंडर्ड बेसिस ही बनाते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R3 में सोचें तो ऐसे एन डायमेंशन में, तो वो आप ऑर्थोनॉर्मल पहले से यूज कर ही रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। तो उसे ये हमेशा करेगा ऐसा एडजस्ट, ये प्रूव करना है। तो हम एक जनरल बेसिस ले लेंगे और उसके वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्थोगोनल बना देंगे। फिर हर वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, हर एक तो ऑर्थोनॉर्मल भी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है VF और इसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दें। तो हम मान लेते हैं लेट VF बी एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। एस मान लेते हैं 8 सेट V1 V2 VN be a basis of। मान लेते हैं वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर दीजिए बस। अब ये बेसिस है तो ये तो श्योर है ना कि सारे वेक्टर नॉन जीरो होंगे, इतना तो श्योर होगा सभी लोगों को। यस सर। अच्छा, since S is basis, this implies Vi is non-zero vector for every I equal to 1 2 3 up to n। तो हर एक नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हर एक को नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। तो अब हम करते क्या हैं वो लिख देता हूं मैं आप ताकि आपको समझ में आ सके। नाउ we construct an orthogonal set V with the help of S। हेल्प ऑफ S। तो जो एस की मदद से एक नया ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करते हैं। एस में V1 V2 VN है। कैसे करें मैं नए पेज में बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये वैसे ही है जैसे अभी करना था। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं नए उसमें एक W1 वेक्टर तो V1 ही लीजिए, वो वही है जो से A वेक्टर A ही था। अब W2 डिफाइन करते हैं नई लाइन से। W2 डिफाइन करने का तरीका उन्होंने ये कहा V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ
V2 W1 W1 अपॉन W1 का नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर। आपको नहीं लगता ये ऑलमोस्ट वही है, उसी का जनरेशन है? यस सर, सेम है। ठीक है, तो आप चाहें तो W1 की जो फिर V1 रख दें, तो इसको आप लिख सकते हैं V2 माइनस, यहाँ पर V2 आना चाहिए था, शायद T2 ही था, साफ नहीं आया। V2 V1 V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, ये W2 मान लीजिए। डायरेक्टली अधिकतर लोग पढ़ा रहे होते हैं इन प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाते समय भी कि आप ऐसा ले लीजिए, तो कई बार बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते कि यार वो तो ठीक है, आया कहाँ से। अब आपको ज्योमेट्रिकल तो वहां ठीक था, यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि W1 और W2 आपस में क्या होंगे। इनर प्रोडक्ट ले लें तो जीरो आना चाहिए या नहीं, देखिए। तो W1 और W2 या W2 W1 एक ही बात है, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, किसी तो किसी के साथ दिखा लीजिए। W1 W2 ऑर्थोगोनल, इसका मतलब है W1 तो V1 हो गया और W2 हो गया V2 माइनस V2 V1 V1 अपॉन V1 नॉर्म स्क्वायर ट्राइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए प्लीज, क्या होगा सोचिए। कितना लिखना चाहिए, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे यहाँ से? सर V1 कमा V2। ये V2 जैसे ए डॉट भी आपके पास नंबर होता है, ऐसे इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1 जो होगा वो भी नंबर होगा एक केवल, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आपके पास जो है ये नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, स्टेलर क्वांटिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब नीचे आ जाइए, बताइए। इनर प्रोडक्ट V1 कमा V2। V1 कॉमा V2 इनर प्रोडक्ट V1 का V2 के यस साथ माइनस, अब ये स्टेलर बाहर ले आइए, तो V2 यस सर। और V1 का इनर प्रोडक्ट अपॉन V1 नॉर्म स्क्वायर, ये सब नंबर हुआ। वेक्टर तो यहाँ केवल V1 है, तो V1 का V1 के साथ आ जाएगा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 विद V1। ठीक हो गया। क्या आपको लगता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? V1 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट कितना आता है, किसी को याद है? मॉड सर बी वन नॉर्म स्क्वायर। नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर ही होता है ना। बाकी कुछ बचा? नो सर। हम्म बाकी V1 और V2 का इनर प्रोडक्ट और V2 V1 का प्रोडक्ट, वो तो एक ही बात हुई है नहीं, तो ये जीरो आ गया। तो आपने ये साबित कर दिया कि हाँ भाई, W1 पहला वेक्टर था, वो तो V1 ही था। जो W2 आपने डिफाइन किया, तो W2 और W1 आपके पास कैसे हैं? ऑर्थोगोनल। W1 W2 कैसे हैं? ऑर्थोगोनल। यहां ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा, यस सर। दूसरी बात, W2 नॉन जीरो होगा या जीरो भी हो सकता है कभी?
आपको ये भी एश्योर करना है कि W2 किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों जीरो नहीं होगा? अगर W2 जीरो हो जाएगा तो क्या गजब हो जाएगा बच्चों? सर क्योंकि हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं, बेसिस का एलिमेंट 0 आ जाएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए जो चाह रहे हैं हम लोग। आपकी बात सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि W2 जीरो आ जाए, लेकिन क्या पता आ जाए। अब तो अदरवाइज क्या होगा? फ्रॉम वन देखिए, पर लिखा हुआ है अगर W2 जीरो हो जाएगा बच्चों तो V2 इक्वल टू क्या प्रूफ हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर इंटू V1 हो जाएगा या नहीं? देखिएगा, यस सर। ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई या नहीं? ये ब्रैकेट जो बनाया मैंने, V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट भी स्केलर आएगा, तो ये सम लैम्डा टाइम्स V1 आ गया या नहीं? यस सर। यस सर। तो V2 और V1 लीनियरली डिपेंडेंट आ गए या नहीं? यस सर। यस सर। V1 एंड V2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये कंट्राडिक्शन है ना? यस सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपने शुरू में V1 V2 का जो कलेक्शन माना है बेसिकली, वो कहां पर माना है वो सोचिए आप। आपने कहा था कि ये बेसिस है एक, जिसमें V1 V2 V3 रखे थे आपने Vn तक। अगर वो बेसिस है तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं? सर सर होगा। होगा। तो V1 और V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, तो आपका तो लीनियरली डिपेंडेंट आया, तो इसका मतलब W2 जीरो नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। अगर W2 जीरो लेते हैं तो इक्वेशन वन का ध्यान रखिएगा आप, फिर V2 और V1 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो W2 की गारंटी है कि वो जीरो नहीं होगा, तो आपने ये भी एश्योर कर लिया। बाकी बच्चों को भी समझ में आया ना? यस। अब ऐसे ही W3 डिफाइन करिए तीसरा। अब आप ज्योमेट्री हल नहीं कर पाएंगे, आपको कंसेप्चुअल उसी का आगे बढ़ाना है। यहां पर जो इक्वेशन वन थी, अभी मैं इक्वेशन वन दोबारा दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा प्लीज। W2 लिया हमने तो V2 माइनस लिया, फिर V2 का V1 के साथ किया। अब W3 ले रहा हूं मैं, तो इसे V3 माइनस V3 का V1 के साथ लेना चाहिए। अरे भाई कुछ तो सिमेट्री सोच ही लो खुद ही। क्या लेना चाहिए नाउ? हम खुद ही मान लेते हैं यहां से। लेट W3 इक्वल टू V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 W2 के साथ W2 टाइम्स अपॉन W2 नॉर्म स्क्वायर माइनस, ज्यादा क्लोज माइनस हो गया, चलो माइनस V3 का यही काम W1 के साथ करिए, W1 अपॉन W1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और बच्चों निश्चित तौर पर W3 W1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो देगा, W2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो देगा। इनर प्रोडक्ट अब आप खुद लेंगे और प्रूफ करेंगे यहां पर आप लोग। नाउ प्रूव दैट inner product of W3 W2 equal to 0 और inner product of W3 W1 भी 0। आप करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये करिएगा प्लीज, इसको करना पड़ेगा आपको, और वो कुछ नहीं है, दो लाइन का भी नहीं है। तो W3 आपने ऐसे डिफाइन कर दिया,
तो फिर क्या W3 जीरो हो सकता है कभी किसी स्थिति में? नो सर। W3 अगर जीरो हो जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? V3 V2 के इक्वल आ जाएगा। V3 V2 V1 सब आपस में लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे फिर। सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि वो तो हो ही नहीं सकता। यस सर। तो W3 भी नॉन जीरो होगा। मेथड समझ में आ रहा है? इस बार जनरलाइज करना है बच्चों। अब W4 कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे W4 बताओ यार, ऐसे ही देख देख के। बोलिए। V4 W3। हाँ, W3 अपॉन नॉर्म ऑफ W3 स्क्वायर माइनस फिर V4 W2। V4 इन प्रोडक्ट W2 के साथ W2 नॉर्म W2 स्क्वायर। W2 स्क्वायर माइनस V4 का W1 अपॉन नॉर्म का W1 स्क्वायर। बस फिर वही कहानी यहां भी होगी। अब ये W4 को आप दिखाएंगे W1 W2 W3 तीनों के साथ ऑर्थोगोनल होगा, और W4 जीरो नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। बस हो गया। तो फाइनली आप सारे वेक्टर मिल जाएंगे, सभी नॉन जीरो होंगे और सभी सभी के साथ ऑर्थोगोनल होंगे। क्या हर स्टूडेंट समझ पाया इस बात को? यस सर। यस सर। यस सर। ज्यादा जरूरी समझना था। अगर आप समझ गए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं आपको इस आधार पर। क्वेश्चन क्वेश्चन है बच्चों, अप्लाई ग्राहम-श्मिट थ्योरम टू द वेक्टर्स। अब इस समय किसने ज्वाइन किया भाई? अप्लाई ग्राहम-श्मिट थ्योरम टू द वेक्टर्स आपके पास जो वेक्टर्स का कलेक्शन है, अब मैं वो लिख दूं। पहला है 101, दूसरा 10-1, और तीसरा है 034। टू ऑब्टेन an orthonormal basis for R3R with the standard inner product। स्टैंडर्ड ही पढ़ाया भी है अभी तक, और कोई पढ़ाया भी नहीं। अच्छा हो गया। बहरहाल आप क्वेश्चन शुरू करें प्लीज। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। आपको V1 V2 V3 दे रखा है। आपको इसमें से W1 W2 W3 लाना है। तो W1 तो वही हुआ, 101 ही हुआ। W2 बताइए प्लीज सॉल्व करके मुझे। अब मैं करूंगा नहीं, मैं केवल नोट करूंगा, बस आप लोग बताएंगे। W2 और W3 आप ही लोग बताएंगे। करिए प्लीज सभी बच्चे।
सीखना है तो बच्चों पेन चलाना पड़ेगा। अपलोड कर रहे हैं ना? यस सर। थोड़ा जल्दी चलिएगा। सर W2 10 -1। हाँ ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर W3030। W3030, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। तो W2 कहाँ था? W2 आया था 10 -1। 030, ठीक। तो बच्चों ये जो सेट है हमारे पास, अगर ये W1 W2 W3 का सेट बनाए तो ये बेसिस होगा, लेकिन ये कैसा बेसिस होगा? ऑर्थो गोनल। आपको कैसा पूछा है? ऑर्थो नॉर्मल। तो अब क्या करना हुआ? ऑर्थो नॉर्मल पाने के लिए हर एक को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो हर एक का नॉर्म क्या आएगा? स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले को किससे डिवाइड करें बच्चों? W1 का नॉर्म कितना आएगा? अंडर रूट 2। अच्छा, √2। ठीक, 2 आएगा। तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा 1/√2 टाइम्स 10 -1, दूसरे में भी √2 टाइम्स 10 -1 है, नहीं पहले में 101 था, दूसरा 10 -1, दूसरा वेक्टर, और तीसरे में किससे डिवाइड करें? 3 से, तो वो 0 1 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका बेसिस आया, अब वो आपकी इच्छा है ऐसे लिखें या 1/√2 0 1/√2, पहला वेक्टर 1/√2 0 और -1/√2, दूसरा वेक्टर, और 0 1 0 तीसरा वेक्टर। ये ऑर्थो नॉर्मल है बच्चों। लेफ्ट साइड में जो आपने किया था वो ऑर्थोगोनल था, बस इतना अंतर है।
किसी स्टूडेंट को ये प्रोसेस में दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा प्लीज। मैंने जो अगर स्टैंडर्ड ना लें तो तरह तरह के और भी चीजें ट्राई हुई हैं, जिस समय फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाई थी आप लोगों को, लेकिन अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं चीजों पे। और इनर प्रोडक्ट तो बहुत सारे, जो असली इनर प्रोडक्ट हैं वो तो और भी हैं। स्टैंडर्ड तो बहुत शुरुआती है, मतलब वो तो पहला ही है। अभी बना 8:25। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। इसमें हम अब मैट्रिक्स की बाकी चीजों में आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब नया हेडिंग डाल रहा हूँ आप लोगों को, उसको भी करना तो मैंने नहीं है प्रूफ, तो केवल समझाना है। ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल ग्रुप बताना है। ऑर्थोगोनल ग्रुप क्या होता है, ये बात करते हैं। अगर एक मेरे पास मैट्रिसेस का कलेक्शन है जो सभी सेम ऑर्डर के हैं, मान लो n बाई n ऑर्डर के हैं, तो n बाई n के सारे वो मैट्रिसेस जो आपस में ऑर्थोगोनल है वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ऑपरेशन, तो उस ग्रुप का नाम ऑर्थोगोनल ग्रुप होगा। तो इसको लेते हैं, डेफिनेशन लीजिए प्लीज। द सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस or the set of all orthogonal matrices of order n मान लेते हैं, is a group with respect to operation of multiplication। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे बनाना चाहें ऐसा एक कलेक्शन n बाई n ऑर्डर का ले लें, तो ग्रुप ये होता है। तो ऐसे ग्रुप का नाम ऑर्थोगोनल ग्रुप है। तो बच्चों आप बताइए, क्या इसमें क्लोजर सेटिस्फाई होगी? सर हम दो मैट्रिक्स कैसे ऑर्थोगोनल है, ये कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, उसकी जो रो होंगी ना, यस सर। रो वाइज ऑर्थोगोनलिटी होगी, या आप उसे कॉलम वाइज कह लें, n बाई n है तो ठीक है। मुझे लगता है मैं कुछ थोड़ा सा पहले से शुरू करना चाहिए था मुझे। कोई मैट्रिक्स खुद के साथ खुद जैसे कोई मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होता है, तो मान लो एक मैट्रिक्स m है, तो m ट्रांसपोज और m का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है। यस सर। ठीक है। इसको थोड़ी देर रोक के मैं कुछ बेसिक चीजें समझाता हूँ, मुझे लगता है मैं ज्यादा तेज चले गया। इनर प्रोडक्ट से वापस आने में थोड़ा लगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट के लिए मैंने फिर वही, मेरे पास कोई एग्जांपल तो थे नहीं, आर कुमार की किताब उठाई थी जो मैंने पहले लीनियर अलजेब्रा और फंक्शनल में पढ़ाया था। कोई बात नहीं। देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप जानते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और वो, या वो और उसका ट्रांसपोज
आइडेंटिटी दे देते हैं। ये सारे लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल दोनों आप लोग जानते हैं। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है ना? यहां भी होगा ऑर्थोगोनल में? यस सर। अच्छा, एक छोटी सी थ्योरम और कर लेते हैं पहले, हम फिर आगे बढ़ते हैं। Any two eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of a unitary matrix are orthogonal. अगर आइगन वैल्यू अलग अलग हैं और मैट्रिक्स यूनिटरी है, तो जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ध्यान से समझिए, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, आपने आइगन वैल्यूज निकाल दी। आइगन वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे आपस में। ये कैसे प्रूफ होगा? मुझे वो ऑर्थोगोनल ग्रुप बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले थोड़ा और एलिमेंट्री चीजों से आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, एक यूनिटरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके दो λ1 λ2 आइगन वैल्यूज ले लेते हैं और कैपिटल x1 x2 आइगन वेक्टर ले लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि x1 x2 ऑर्थोगोनल है। ठीक हो गया? चलिए हम कोशिश करते हैं, हो जाना चाहिए। Let A be a unitary matrix and λ1 λ2, यहाँ पर λ1 is not equal to λ2 है, B टू आइगन वैल्यूज with corresponding eigenvectors x1 and x2। ठीक हो गया? तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। ax1 इक्वल टू λ1 x1 पहली इक्वेशन, और ax2 इक्वल टू λ2 x2 दूसरी इक्वेशन। ठीक, हमें जो करना है बच्चों, वो करना क्या हुआ, x1 x2 आपस में ऑर्थोगोनल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि x1 थीटा x2 इक्वल टू नल मैट्रिक्स या x2 थीटा x1, जो भी आ जाए इनमें से, तो ये ऑर्थोगोनल मान लिए जाएंगे। यस सर। अच्छा। चलो ठीक है, तो
क्वेश्चन 2 को ही आगे बढ़ा लेते हैं, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं। फ्रॉम 2 AX2 theta full lambda 2 H2 theta. This implies आपके पास अब क्या आ जाना चाहिए फिर ऐसा करने के बाद? तो क्या लैम्डा बार x2 थीटा। नहीं, लेफ्ट साइड भी बदलना पड़ेगी ना बेटा, दोनों साइड बताइए। सर x2 थीटा a थीटा। वेरी गुड। तो H2 थीटा A थीटा इक्वल टू लैम्डा 2 बार H2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। दोनों साइड AX1 मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट से, तो नीचे दिस इंप्लाइज H2 थीटा A थीटा, ठीक है, राइट साइड से AX1, तो यहां भी लैम्डा 2 बार H2 थीटा AX1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इससे क्या मिला नीचे वाली लाइन में, देखिए H2 थीटा A थीटा A H1 लिख सकते हैं, H1 लैम्डा 2 बार, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं होना है, तो H2 थीटा A H1 ऐसे ही रहा। तो बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स है, सर यूनिटरी। यूनिट तो यूनिट नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो A थीटा A क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा ये, इस आधार पर H2 थीटा H1 इक्वल टू लैम्डा 2 बार H2 थीटा, और AX1 की जो क्या रख सकते हैं, लैम्डा 1 H1 ऐसा रख दे। यस सर। ठीक है, तो राइट साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सर लैम्डा 2 बार लैम्डा 1 x2 थीटा x1। लैम्डा 2 बार लैम्डा 1 H2 थीटा H1, तो वो दोनों को एक तरफ लाकर कुछ कॉमन लाया जा सकता है बच्चों। वन माइनस लैम्डा 2 बार लैम्डा 1 टाइम्स H2 थीटा H1 इक्वल टू 0, नल वेक्टर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। तो लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो उनके जो आइगन वैल्यूज हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यूज of a unitary matrix is 1. तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, जैसे लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2 बार कितना होगा, 1, लैम्डा 2 मॉड कितना होगा, 1 होगा। यस सर।
तो लैम्डा टू बार 1 लिखा जा सकता है, तो लैम्डा टू बार की जो क्या लिख सकते हैं? So 1 upon lambda 2. तो फ्रॉम 3 यहीं पर कर लेते हैं, इसे नया पेज में चले जाए। वन माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 बार की जो 1 अपॉन लैम्डा 2 टाइम्स x2 theta x1 equal to null matrix. This implies lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 2 x2 theta x1 equal to null matrix. बच्चों क्लियर है? यस सर। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट है ना? यस सर। तो ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आपने शुरू में कहा था लैम्डा एट डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, और मैग्नीट्यूड 1 है तो लैम्डा 2 0 भी नहीं हो सकता, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, तो क्या 0 हो? Sir, x2 theta x. x2 theta x1 equal to 0 as lambda 1 is different from lambda 2 and lambda 2 mod is non-zero. तो फिर जो आइगन वैल्यूज हैं आपके, उनको भी यूनिट मैट्रिक्स रो कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर लिखते हैं आ रहे हैं हम लोग। x1 x2 को आप जानते ही हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो ये ऑर्थोगोनल है, तो x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल लिख लीजिए नीचे। तो कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ऑर्थोगोनल है, सॉरी यूनिटरी है, ऑर्थोगोनल में रियल फील्ड में भी सही आएगा वो, तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर मिल रहे हैं ना, वो भी ऑर्थोगोनल है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई? ये क्लियर हो गया है? यस क्लियर सर। तो बच्चों यहां से एक थ्योरम होगी, लेकिन अब ये थोड़ी लंबी जाएगी, मैं कल करा पाऊंगा। उसमें हम कराएंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली, मतलब ये दोनों तरफ से सही है, फिट्स कॉलम फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, और ये रो के लिए भी सही है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, बहुत शानदार है, तो उसके रोज कोई भी दो रो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे या कोई भी दो कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ये बहुत यूजफुल हो जाता है कई बार किसी कंपटीशन के लिए, क्योंकि अगर आपको 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया है और ये ऑर्थोगोनल है कहा है, पहले में मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखती 1 2 3, दूसरे में भी कुछ रखा, और तीसरे में भी, या दूसरे में एक जो अननोन है कोई लैम्डा, और तीसरे में कहीं पर म्यू, तो उन दूसरे का पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 0 कर लीजिए। ऑर्थोगोनल है मतलब इनर प्रोडक्ट लेके, तो वो सरल नॉर्मली डॉट। तीसरे में भी एक आध चीज अननोन छोड़ दो, तो अब आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी कोई भी दो रो भी आपस में ऑर्थोगोनल होती है, या कोई दो कॉलम भी ऑर्थोगोनल होते हैं, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है बच्चों। बहुत अच्छा रिजल्ट है। समझ में आया या नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो उसके बाद जो मैं कह रहा था ड्रॉप के मामले में, तो उसके बाद कहना वो ज्यादा सही रहेगा, फिर बाद में बात। तो ये मैं कल कराऊंगा, अब आज इतना ही करते हैं। जो बताया वो समझ में आ गया होगा, कोई नई चीज तो थी नहीं अधिकतर बच्चों के लिए। जिनके लिए क्लास पढ़ाई जा रही है वो है नहीं क्लास में, सेकेंड ईयर वाले।